बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाइस्ता अमीन पुंजानी आप तमाम को आज के इस सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लास्ट सेशन में हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने इसे देखा, शेयर किया और अप्रिशिएट किया, सो थैंक यू वेरी मच। आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है, जो कि पार्किंसन की अवेयरनेस से रिलेटेड हम कई सारी चीज़ें उन दिनों में बात करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पार्किंसन से रिलेटेड चीज़ें पहुंचा सकें। आज का ये सेशन आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर पाकिस्तान, आगा खान हेल्थ बोर्ड और IHP-AP की जानिब से रखा गया है। पार्किंसन डिजीज़ को आम ज़बान में राशा, ट्रिमर्स या हाथों का, चेहरे का, पाँव का या जिस्म का कपकपाना, हिलना, इस तरह से कहा जाता है। और ये 1817 में जेम्स पार्किंसन ने डिस्कवर किया था और इसी के नाम से इसे मंसूब किया गया और पार्किंसन डिजीज़ अब हम इसे कहते हैं। आज के इस सेशन में हम पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर रोशनी डालेंगे और हमने आज के सेशन में दावत दी है डॉक्टर अज़ीज़ सोनावाला को। डॉक्टर सोनावाला एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज अ सीनियर लेक्चरर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। वेलकम डॉक्टर सोनावाला एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू शाइस्ता। सबसे पहले मैं आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड, हेल्थ बोर्ड और इस्माइली हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये पार्किंसंस डिज़ीज़ जो है ये आपने बिल्कुल सही कहा, यानी ये डिस्क्राइब की जा रही एज़ राशे की बीमारी, लेकिन राशा जो है सिर्फ एक अलामत है, ट्रेमर जो हम कहते हैं। पार्किंसन डिज़ीज़ में दो और भी अलामत होते हैं जो यानी काफ़ी उसके साथ साथ होते हैं। सिर्फ कपकपी नहीं है, उसके साथ जिस्म सख्त होता है जिसको हम कहते हैं रिजिडिटी, और उसके साथ साथ जिस्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है जिसको हम कहते हैं एकाइनीज़िया। तो ये तीन अलामत जब साथ में होते हैं तो फिर उस वक्त हम डायग्नोसिस करते हैं पार्किंसन की। ये बीमारी अक्सर उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो, लेकिन ये बीमारी हमने उन लोगों में भी देखी है कि जिनकी उम्र यानी 25 साल तक की उम्र में भी हमने देखी है। एक लड़की को मैंने 16 साल की उम्र में देखा। तो कहने का मकसद है कि ये 60 इयर्स के ऊपर अक्सर पाई जाती, लेकिन पहले भी उसको देखे जा सकती है। उसमें जो है राशे के साथ, कपकपी के साथ सख्ती और जिस्म का स्लोनेस, तो इसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। सही। तो सर इसमें और भी कौन से कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसका लोग ध्यान रखें कि अगर उनके फैमिली मेम्बर को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें? हाँ, ये अहम है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो रातों रात नज़र नहीं आती। हमने ये देखा है कि सबसे पहले जो है वो सबसे पहली जो साइन जो पेशेंट देखते हैं या फैमिली वाले देखते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा स्लो हो गया। अगर एक रफ्तार से चल रहा था तो उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, तो स्लो स्पीड। उसके साथ वो कभी कभार फैमिली वाले नाराज़ होते हैं कि ये हम इतना सारा कहते करते हैं, कभी कभार पेशेंट जो है मुस्कुराते नहीं हैं, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये इसलिए होता है कि चेहरे की जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मास्क लाइक फेस, यानी जैसे कि उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। किसी ने वो कोई मज़ेदार बात कही तो स्माइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक बीमारी की अलामत है। दूसरी एक जो अलामत होती है वो अक्सर शुरू में नज़र आती है। बैंक वाले शिकायत करते हैं कि भाई आपकी सिग्नेचर जो है वो अलग हो गई है और हैंड राइटिंग बहुत स्लो हो जाती है और बिल्कुल छोटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। और फाइन मूवमेंट्स, जैसे कि अगर वो शू लेस अगर टाई करनी है तो उसको अरसा लग जाता है, जो 1 मिनट में हो सकता है उसको 3-4 मिनट 5 मिनट। तो यानी ये सारी चीज़, उसके साथ साथ जो है स्पीच, ज़बान और बात करने की सलाहियत भी स्लो हो जाती है। तो वो जो पहले रफ्तार से बात करते थे तो स्लो करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उसी की अलामत है, जब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। तो हैंड राइटिंग भी उसी वजह से होती है और उसके साथ कपकपी होती है। तो ये सारी चीज़ें पहले पाई जाती है या उसके साथ साथ पाई जाती है। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं कि जो पार्किंसन की बीमारी में साथ साथ हमें नज़र आते हैं। सही। तो सर इसमें जैसे हमने बात की कि ना, आपने बताया कि ट्रिमर्स भी होते हैं या हाथ पैर हिलते हैं, तो ये तो और बीमारियों में भी होता है। तो और बीमारियों से पार्किंसन के ट्रिमर्स कैसे डिफरेंट होते हैं?
हाँ, ये आपने अहम सवाल किया है, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उन्हें देखिए ट्रेमर जो है वो काफ़ी बीमारियों में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं राशा जनरल। और लेकिन पार्किंसन का ट्रेमर थोड़ा सा अलहदा होता है, जो कुछ एक्सपीरियंस के बाद ही डॉक्टर समझ सकता है। लेकिन मुख्तसर में इसको हम कहते हैं रेस्टिंग ट्रेमर। पार्किंसन का ट्रेमर जो है उसको एक हाथ में, और अक्सर पेशेंट जब आराम का यानी हरकत नहीं हो रही तो उस वक्त ऐसे देखिए, अगर आप देखें ऐसे होती है। मतलब है कि उसको हम या ये भी कहते हैं पिन रोलिंग ट्रेमर, या आप समझ लें तस्बीह ट्रेमर। अगर फ़र्ज़ करें कि वो तस्बीह है हाथ में और वो हाँ तस्बीह घुमा रहा है, तस्बीह घुमा रहा है, तस्बीह घुमा रहा है, तो इस किस्म का ट्रेमर जो है वो पार्किंसन में पाया जाता है जब पेशेंट आराम किया, यानी चल नहीं रहा हो या हरकत नहीं हो उसकी, यानी हाथ की हरकत नहीं हो, तब ये हो रहा है। एक और ट्रेमर है जिसको हम कहते हैं बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर, जो वो बड़ा कॉमन ट्रेमर है, जो पार्किंसन से भी ज़्यादा है। अब वो ट्रेमर जो है, अगर हम हाथ आउटस्ट्रेच इस तरह से करें और बाहर ले आएँ तो हाथ ऐसे होना शुरू होता है, दोनों हाथ। पार्किंसन में अक्सर जो एक हाथ में ज़्यादा होता है, और पार्किंसन पेशेंट को अगर आपने हाथ ऐसे ऊपर करने के लिए कहा तो ट्रेमर नहीं होगा। ओके। हाँ, जैसे ही वो हाथ नीचे करता है तो एक हाथ हिलना शुरू होता है, दूसरा हाँ, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पिन रोलिंग ट्रेमर या रेस्टिंग तस्बीह ट्रेमर आप कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि हर ट्रेमर पार्किंसन नहीं है, और कभी कभार पार्किंसन में ट्रेमर शुरू में साफ साफ नज़र नहीं भी आता है। तो ये सारी जब ये तीन चीज़ें साथ में होती है, जब सख्ती हो, स्लोनेस हो और ट्रेमर हो जो पिन रोलिंग किस्म का, तो उसको फिर हम यानी पार्किंसन की तरफ ज़्यादा हम सोचते हैं। सही। तो इसके अलावा कोई और भी अलामतें होती है उनको, ट्रेमर्स, रिजिडिटी वगैरह के अलावा? हाँ, पहले तो जो जैसे मैंने बताया कि चेहरा बिल्कुल इस तरह से होता है कि यानी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, स्पीच है, लेकिन उसके साथ कुछ और अलामतें होती हैं जो सिस्टम में होती है, सिर्फ नसों में नहीं होती है। मिसाल के तौर पे पार्किंसन के पेशेंट में कब्ज़ी की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन, वो बड़ा कॉमन होता है। और जैसे कि समझ लें कि सारा जिस्म स्लो हुआ है तो आंतों की हरकत भी यानी कुछ हद तक स्लो हो जाती है। उसी तरह से मसाने की, ब्लैडर की जो मूवमेंट्स भी कम हो जाती है, तो यानी उसमें भी थोड़ी सी यानी प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ जो है वो अक्सर देखा गया कि पार्किंसंस के पेशेंट जो है उनमें स्मेल की जो सेंस है वो भी कुछ हद तक कम हो जाती है। कभी कभार पार्किंसन के पेशेंट जो है वो फैमिली शिकायत करती है, ख़ास करके उनके जो पार्टनर शिकायत करते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कि भाई ये तो रात को उठकर जो है वो बकबक करना शुरू करते हैं और चिल्लाते हैं। तो ये भी एक अलामत होती है कि जो पार्किंसन में पाई जाती है, जो यानी डायरेक्टली हरकत से ताल्लुक़ नहीं रखती है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है तो ये समझना ज़रूरी है कि पार्किंसन का हिस्सा हो सकता है, और ऐसे होता है तो ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही। तो सर आपने बताया जैसे पार्किंसन का ज़्यादातर ताल्लुक जो है ना वो ब्रेन से होता है, तो ऐसे क्या चेंजेस ब्रेन में होते हैं कि जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है उस पेशेंट को? ओके, मुख्तसर में अगर मैं आपको बताऊं, पार्किंसन जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें दिमाग की जो नसें हैं वो कमज़ोर होना शुरू होती है, और उसमें ब्रेन में एक केमिकल बनता है कि जिसको हम कहते हैं डोपामीन। बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब ये डोपामीन ये ऐसा केमिकल है कि जो हमारे जिस्म की हरकतों को कंट्रोल करता है, ज़्यादा कंट्रोल करने से भी होने से भी रोकता है, और यानी कम होने से भी रोकता है। तो डोपामीन का बनना दिमाग में कम हो जाता है। एक हिस्सा है जिस्म का, ये दिमाग का सॉरी, जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो वहाँ से ये होना कम हो जाता है। और जब ये कम होता है तो ये पार्किंसन के अलामत होते हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो नसों का सिकुड़ना, कमज़ोर होना, जिससे भी साइंस होती है, और उसमें डोपामीन का कम हो जाना। ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे शुगर में इंसुलिन की कमी होती है, तो उसी तरह से पार्किंसन में जो है नसों की कमज़ोरी के अलावा जो है डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पार्किंसन के अलामत होते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है पार्किंसन में। तो इसकी पार्किंसन डिजीज़ के एग्जैक्ट कोई कॉजेज़ हैं, या हम किस तरीके से इस पे कोई कॉजेज़ को करेक्ट करें या ट्रीट करें तो उस पर काबू पा सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है जिस पर जो है वो सालों से रिसर्च हो रही है, लेकिन यही है कि वी डो नॉट नो द एग्जैक्ट कॉज कि पार्किंसन क्यों होता है। लेकिन ये लास्ट 50 ईयर्स में
बल्कि 30 इयर्स में ये रिसर्च जो भी हुई है वो हमें दो चीज़ों पर निशानदेही करती है पार्किंसन की वजह के बारे में। हम ये नहीं कहते कि दिस इज़ द रियल कॉज, लेकिन एक है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज़ में पार्किंसंस होती है उनको यानी उनके मेंबर्स को होने के इम्कान थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और काफ़ी सारी जो है उसको हमने यानी जीन्स जो है वो मौरूसी हिस्सा है उसको आइसोलेट किया है कि उन चीज़ों की उन जीन्स की वजह से पार्किंसन हो सकता है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो फैमिलियल पार्किंसन की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ 5% या 6% या 10% लोगों में होता है, 90% में हमें पता ही नहीं चलता है। नंबर 2, और यह भी और अहम है, माहौल में पॉइजन्स, टॉक्सिन्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, मच्छर मार दवाइयाँ जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे कराची में जो है वो तो यानी हाँ वो इतने स्प्रे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे ये पॉइजन्स को आपने जो है इनहेल किया, ये जिस्म में गया, तो इसके यानी इसकी वजह से पार्किंसन होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। और ये देखा गया कि उन माहौल में कि जहाँ ये इंसेक्टिसाइड्स और ये ज़्यादा होती है जैसे कि खेतों में, वहाँ पर पार्किंसन के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अब सिर्फ इंसेक्टिसाइड या मच्छर मार दवाइयाँ नहीं, उसके साथ हम कितने सारे जो है वो पॉइजन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पॉइजन नहीं कहते हैं, डिटर्जेंट्स, स्प्रेज यानी वो जो आर्टिफिशियल परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम तो आँख बंद करके इस्तेमाल करते हैं, हमें तो यानी सोचते भी नहीं हैं। लेकिन ये देखा गया है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़ इट मे लीड टू सम इलनेसेस जिसमें पार्किंसंस एक है। तो इस पर रिसर्च बहुत हो रही है, लेकिन हम ये ठोस सबूत के साथ नहीं कह सकते कि दिस इज़ द रियल कॉज, लेकिन एक वजह है। तीसरा जो है वो है हेड ट्रॉमा। अब सर को बार बार अगर चोट लगे, जैसे कि यानी वो हमारे जो फेमस बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बार बार सर पे चोट लगी तो इसकी वजह से पार्किंसन हुआ, लेकिन वो भी 100% नहीं है। सर पे चोट तो हर बॉक्सर को लगती है, लेकिन हर किसी को क्यों नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों पर रिसर्च हो रही है कि क्या इसमें से ऐसी कोई चीज़ है कि जो पार्किंसन की खास वजह हो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। इन चीज़ों पर रिसर्च हो रही है और शायद इन तीनों चीज़ों का कुछ न कुछ हिस्सा है पार्किंसन की हाँ कॉजेशन में, उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट कॉज अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो इनको डायग्नोस करने के लिए हम क्या कहेंगे, कौन से स्कैन या टेस्ट होते हैं जिससे इसका डायग्नोसिस हो जाए कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को है? ये बड़ा अहम सवाल है और अक्सर हमें यानी पेशेंट बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये क्यों कहा कि हमें पार्किंसन है। अब अनफॉर्चुनेटली देखिए हर यानी बहुत सारी बीमारियों की यानी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हुई तो फिर आपको बार बार हुई तो शुगर है, प्रेशर इससे ऊपर है तो प्रेशर है। पार्किंसन में कोई ऐसी टेस्ट नहीं है। आप ब्रेन का स्कैन कर लें सब सही होगा, ब्लड टेस्ट कर लें सब सही होगा। कोशिश है जानने की कि कोई ऐसी टेस्ट हमें मिल जाए कि जो हमें बताए कि पार्किंसन है। इसीलिए पार्किंसन की डायग्नोसिस उसी वक्त हो सकती है कि जब पेशेंट कंप्लेन करें और फिर सही डॉक्टर के पास जाकर सही तरह से मुआयना करें और उसके बाद डायग्नोसिस पर, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन। पेशेंट का मुआयना करना लाजमी है। अक्सर जब तक ये कोविड का जो मसला हुआ था तो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे, लेकिन उस वक्त हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते थे क्योंकि दूर से पेशेंट को देखने से मुश्किल होता था। तो मुख्तसर में इन ब्रीफ इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विद द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट जो हमें डायग्नोसिस देती है। हाँ, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का क्या मकसद है? टू बी श्योर कि कोई और बीमारी ना हो कि जो पार्किंसन से मिलती जुलती है और इलाज जो है गलत रास्ते पे चला जाए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट का मुआयना एग्जामिनेशन किया जाए। सही। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे ट्रेमर्स हैं या एक्सप्रेशनलेस फेस है तो वो डिप्रेशन में भी होता है, तो ऐसी दूसरी बीमारियों में भी इसके सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बारे में हम और जानना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया ट्रेमर, कपकपी, राशा,
ये राशा जो है बहुत बीमारी में होता है, उसमें सबसे अहम बीमारी है जिसको हम कहते हैं बेनाइन एसेंशियल ट्रेमर, जो एज के साथ काफ़ी लोगों में पाया। आपने देखा होगा कि ये जो एज के साथ यानी काफ़ी लोग इस तरह से यानी हरकत होती है, हाथ हिलती है, तो इसको हम कहते हैं बेनाइन एसेंशियल ट्रेमर। इसका यानी मिस डायग्नोसिस अक्सर हो जाता है पार्किंसन के साथ और उन्हें पार्किंसन की दवाई दी जाती है गलत। तो ये एक है जो हम कहते हैं ट्रेमर। उसके साथ साथ जो है कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे कि कुछ पेशेंट को नफ्सियाती बीमारी में दी जाती है, एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। अगर वो लंबे अरसे तक या ज़्यादा अमाउंट में दी जाती है, जो ज़रूरी पड़ती है, तो वैसे पेशेंट बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं और हरकत उनकी स्लो हो जाती है। तो उनको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस। अब ये बीमारी जो पार्किंसंस डिजीज़ नहीं है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। बीमारी दवाई को आपने रोक दी, पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। उसके साथ साथ जो है कुछ डेफिशिएंसीज होती है, जैसे कि किसी को थायराइड की डेफिशिएंसी है, थायराइड बहुत कम हो गया, तो उसमें ये सारे अलामत नज़र आते हैं। जिस्म बिल्कुल स्लो हो जाता है, आवाज़ स्लो हो जाती है, लिखावट स्लो हो जाती है, और यानी मरीज समझता है कि या कोई डॉक्टर हो सकता है कि अगर सही तरह से मुआयना नहीं हुआ है तो समझता है कि मिस डायग्नोसिस तो है। उसके साथ यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसमें भी कभी कभार ये सारी चीज़ें होती है। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हम मुआयना इसलिए करते हैं टू बी श्योर कि और कोई बीमारी नहीं हो। इसके साथ साथ एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्ट्रोक्स। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको छोटे छोटे फालिज जो है वो दिमाग में होगा, उनको पता ही नहीं है और वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। तो कहने का मकसद है कि देयर आर मेनी इलनेसेस, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन मिमिक पार्किंसंस डिजीज़, लेकिन उसका अलग करना पार्किंसन से वो बहुत ज़रूरी है ताकि सही इलाज हो। यानी बेसिक जो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स है कि डॉक्टर देख के उसको जो है ना वो ट्रीटमेंट दे सकता है। और जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अल्जाइमर से रिलेटेड, कि अल्जाइमर्स भी एक आपने कहा था कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो उसी तरह से क्या पार्किंसन डिजीज़ भी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है? और दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या इसके कोई स्टेजेस होते हैं? हाँ, ये अहम सवाल है, क्योंकि एक बार हम डायग्नोसिस पर आते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ है, तो ये समझना ज़रूरी है कि पार्किंसंस डिजीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव इलनेस। ये है, और शुरू में जो है वो साइंस कम से कम होते हैं, फिर उसके बाद जैसे वक्त गुज़रता है ये सारी डेफिशिएंसीज, ये सारी डेफिसिट्स बढ़ती है, तो उसको हम जनरली 5 स्टेज में यानी डिवाइड करते हैं। और बेसिकली सिंपल सा ये तो ये है कि स्टेज 1 इज़ मिनिमल इन्वॉल्वमेंट, के जहाँ कभी कभार हम दवाई भी नहीं देते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट, एक ही तरफ साइंस होती हैं और पेशेंट अपना काम कर सकता है। और स्टेज 5 इज़ दैट स्टेज के जहाँ पेशेंट यानी बिल्कुल हम कहते हैं चेयर बाउंड, के जहाँ उसको यानी हर एक्टिविटी के लिए या मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटी के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज 2 वो होता है कि जहाँ फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी उसको यानी काम करने में जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो अपना काम कर सकता है। थोड़ी सी दवाई थी, काम हो जाएगा। स्टेज 3 में थोड़े से असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट को यानी ड्रेसअप करना है, तो अब जाहिर है कि ड्रेसअप करने के लिए कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इतना आसान नहीं है। जैसे कि बटन लगाना भी वो इतना, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार शू लेस बांधना है, तो ऐसी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम कहते हैं कि पेशेंट नीड्स सम हेल्प इन दी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। स्टेज 4 में ये चीज़ बढ़ जाती है, फिर यानी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्टेज 5 में पेशेंट इज़ completely dependent, almost completely dependent on his daily activities। तो इस तरह से 5 स्टेज होते हैं पार्किंसन में, जो हम डिवाइड करते हैं। सही। तो आपने जैसे हमने बात की कि डोपामिन की कमी की वजह से ये डिज़ीज़ जो है ना बेसिकली होती है, तो हम जैसे एज अ मेडिकेशन डोपामिन दे दें तो वो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसके अलावा मेडिसिन के साथ साथ और क्या मैनेजमेंट का हिस्सा होगा? हाँ, सबसे पहले तो यानी जैसे कि शुगर में इंसुलिन की कमी है, हमने इंसुलिन दे दिया, तो पार्किंसंस में कुछ दवाइयाँ हैं जो डोपामिन प्रोवाइड करती हैं। काफ़ी सालों तक, जैसे आपने कहा ना कि ये 1817 में जेम्स पार्किंसन ने डिस्क्राइब किया था, लेकिन जो मैं आपको बात बताऊं कि टिल 1950 तक
डोपामिन जैसी दवा नहीं थी। ओ, हाँ, और उसमें यानी वो सही तरह से वो पता भी नहीं था कि यानी सिर्फ इसी की वजह से प्रॉब्लम है। फिर जब यानी एक दवा आई जिसको हम कहते हैं एल डोपा, तो जब वो दवाई दी गई तो देखा कि पार्किंसन के पेशेंट लाइक मैजिक इम्प्रूव हो गए। तो अभी भी जो दवाई दी जाती है, मेन दवा वही है कि जो जिस्म में डोपामिन, जिस्म को डोपामिन प्रोवाइड करती है, जिसमें मेन दवा है जो हम कहते हैं सिनेमेट, जिसमें 2 किस्म की दवाइयाँ हैं। एक तो डोपामिन प्रोवाइड करती है और दूसरा ऐसी दवा है कि जो जिस्म में, जिस्म के और हिस्सों में उसको डिग्रेडेशन से बचाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन दिमाग में अवेलेबल हो। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो देती है। उसके साथ और भी ऐसी दवाई, लेकिन मुख्तसर में इन ब्रीफ ऑल ऑफ दीज मेडिसिन्स improve the supply of dopamine in the brain, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी दवाइयाँ कि जो यानी केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती है। जैसे कि डोपामिन कम हो गई तो एक और केमिकल है जिसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन, उसका रेशो बढ़ जाता है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो इसको कम करती है और उससे भी बेहतरी होती है। तो मुख्तसर में ये दवाइयाँ हैं। अब कौन सी दवाई कौन से पेशेंट को लेनी है, कितने हद तक लेनी है, वो अभी यानी एक वक्त में तय करना मुश्किल है। बहुत कम से हम शुरू करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा दवाई का हिस्सा। सही। लेकिन दूसरा हिस्सा जो बड़ा अहम है, एंड दैट हैज़ बीन रिसर्च इन द लास्ट 20 years to 30 years, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। मिसाल के तौर पे शुगर का मरीज़ जो है कभी भी सिर्फ दवा लेने से ठीक नहीं होगा। आपने एक्सरसाइज करनी है, परहेज़ करना है। ये नहीं करोगे सिर्फ दवा लेने से कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरह से पार्किंसन में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से 2 चीज़ें होती है और इससे फ़र्क पड़ता है, एंड दिस हैज़ बीन रिसर्च्ड ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स। एक तो एक्सरसाइज से ब्रेन में कुछ केमिकल्स बनना शुरू होते हैं कि जो नसों को बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर। तो उससे जो है कुछ केमिकल्स बनते हैं जिससे नसें बनती है, ये माना जाता है। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और इसकी वजह से जो है आपका गिरना, आपकी जो हरकतें बेहतर होती है, गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं और लंबे अरसे तक जो है आप रेगुलर यानी अपनी लाइफ गुजार सकते हो। ये देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज सही तरह से करते हैं दे डू मच बेटर। और हम अक्सर पेशेंट से ये कहते हैं कि प्लीज़ आप एक्सरसाइज करें, और पता नहीं किस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं है एक्सरसाइज का टाइम नहीं, आप दवा दें, तो सिर्फ उससे फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारी एक पेशेंट जिसकी कुछ सालों पहले यानी डायग्नोसिस हुई थी, 1 year आफ्टर डायग्नोसिस दिस पेशेंट, आगा खान की पेशेंट, दिस पेशेंट क्लाइम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कहने का मतलब ये है कि पार्किंसन यानी का मतलब नहीं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वो एक्सरसाइज रेगुलर करती थी। सही। उसने अपने घर में ही जिम बना लिया था, उसके पास अवेलेबिलिटी थी, लेकिन कोई भी कर सकता है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सही। तो इसमें जैसे हमने बात की डोपामिन से रिलेटेड या मेडिकेशन से रिलेटेड, तो हमारे व्यूअर्स को आप ये क्लेरिफाई करें कि जैसे कई दफ़ा होता है कि पेशेंट जो है ना बहुत सारी लॉन्ग टर्म दवाइयों पे होता है, बहुत अरसे तक लेनी होती है, जैसे कार्डियक मेडिसिन भी होती है, दिल की दवाइयाँ, एस्कार्ड वगैरह। तो वो जब बीच में जो है ना वो अचानक छोड़ देता है, या कभी कभी होता है कि एल्डरली है तो वो साथ में कचहरी लगा के बैठे होते हैं, आप कितनी ले रहे हो दवाई, आप कितनी ले रहे हो, और फिर बोलते मैं तो इतनी ले रहा हूँ, तुम भी इतनी लो। तो उससे अपने खुद ही जो है ना वो मेडिकेशन के डोजेज चेंज कर देते। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये हमने अक्सर देखा है कि ये होता है, लेकिन मैं फिर भी उसी तरह से यानी डायबिटीज़ के साथ कंपेयर करूँगा कि अगर कोई जो है वो 20 यूनिट इंसुलिन ले रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मिसाल के तौर पर आओ इतनी गिना तो आई पण इतनी गिनो, तो आप समझ सकते हो कि फिर क्या हो सकता है, उसको मसले हो जाएंगे। तो पार्किंसन में भी एवरी पेशेंट इज़ एन इंडिविजुअल। तो अगर आपको इतनी दवाई की डोज की ज़रूरत है तो यही दवाई आपके लिए है। अगर आप और किसी को दूसरी दवाई की ज़रूरत है तो उसके लिए वो दवा की ज़रूरत है, और इसमें जो है वो एक दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डोज़ आपको दिया जाता है उसी को आपने लेना है, और उसके साथ आपको डॉक्टर के साथ टाइम टू टाइम यानी रेगुलर, ऐसा नहीं कि हर रोज़ करना है, लेकिन कुछ महीनों के बाद, क्योंकि टाइम के साथ, वक्त के साथ दवाई की ज़रूरत बदलती रहती है, जैसे शुगर में होता है, यानी दवाई की ज़रूरत बदलती रहती है।
तो आपको उसी शेड्यूल पर आपने चलना है और उसी को फॉलो करना है। सही। हमने रेगुलर एक्सरसाइज की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ किस किस्म की, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर रेकमेंडेड कि वो लोग घर पर भी जो है ना वो लोग करें? वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये अच्छा हो गया आपने ये सवाल पूछा है। देखिए एक्सरसाइज जो है हमेशा यानी हर एक्सरसाइज, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज। या पहली एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं एरोबिक्स, जिसमें आपके जिस्म का स्टेमिना बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। दूसरी एक्सरसाइज इज वेट लिफ्टिंग, कि जहाँ आपके मसल्स जो है कमज़ोर है वो स्ट्रांग बनते हैं। सही। और तीसरी एक्सरसाइज इज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे कि योगा है, और उससे जो है आपके जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब पार्किंसन पेशेंट में तीनों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जो है अगर आपके मसल्स कमज़ोर हैं तो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकोगे, इसीलिए वेट्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि आपके मसल्स को बढ़ाना है, आपके जिस्म का स्टेमिना बढ़ाना है, इसलिए एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपने हर रोज़ रेगुलर वॉक करना है और उसी के साथ स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों एक्सरसाइज एक साथ में कुछ हद तक करना ज़रूरी है। अब हर किसी को जो है कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से करनी है वो कभी कभार डिफ़िकल्ट होता है, डिपेंडिंग कि आप कौन से स्टेज पर हो पार्किंसन के और आपकी जिस्म की डेफिशिएंसी क्या है। तो जैसे कि आगा खान हॉस्पिटल में देयर इज़ इसीलिए पार्किंसंस एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब ये एक्सरसाइज प्रोग्राम में जो है पहले जो है वो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट आपका जायज़ा लेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और उस तरह से फिर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। लेकिन बेसिकली ये तीनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती है तो फिर एक्सरसाइज जो है वो बढ़ाते रहते हैं ताकि आपका स्टेमिना बढ़ता रहे, या एडवांस स्टेज में जब यानी प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर एक्सरसाइज को बदलना ज़रूरी है। तो इन ब्रीफ तीनों किस्म की एक्सरसाइज, एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग, मसल्स को बढ़ाना और स्ट्रेचिंग, ये तीनों पार्किंसन के पेशेंट को ज़रूरी होता है। और वो किस यानी मिकदार में उसको इस्तेमाल करना है वो आपको थेरेपिस्ट बता सकता है, एडवाइस करके आपको बता सकता है कि क्या करें। ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त उनके पास जाएं, लेकिन 6 महीने में या साल भर में एक बार जाने से ये एक्सरसाइज का एक अंदाज़ा आता है ताकि सही तरह से एक्सरसाइज होती रहे। सही। बहुत सारे लोग जो है ना हमसे ये सवाल कर रहे थे कि जब ये ऐसे पेशेंट्स जो हमने खुद ने भी देखे हैं कि उनमें ना एक ऑन ऑफ फिनोमिना टाइप का होता है कि वो चलते चलते एकदम से फ्रीज़ हो गए, या बैठे हैं तो उनको उठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें कब जो है ना पेशेंट में आती हैं? हाँ, ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर देखा गया कि उस स्टेज पर आता है कि जहाँ पेशेंट दवाई ले रहे हों और फिर अचानक यानी दवाई की असर कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो उसका मतलब है कि ब्रेन में वो डोपामीन आपको मिल रहा है, और डोपामीन जो है वो नसों के ज़रिए जो है आपके मसल्स तक आ रही है, और इस वजह से आपकी हरकत हो सकती है। अब ऐसे समझ लें कि वो अचानक जो है ना वो दवा का फ्लो स्विच ऑफ हो गया है, नल बंद हो गया है। तो ये क्यों होता है हमें नहीं पता है, लेकिन उसको हम कहते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना। मतलब है कि और एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अच्छा हो गया आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन, हर किसी को नहीं होता है, और उसमें होता ही है कि पेशेंट चल रहा है, अचानक फ्रीज़ हो जाता है ऐसे। और 1-2 पेशेंट हमारे ये थे कि रास्ता क्रॉस कर रहे थे और फ्रीज़ हो गए, और 1-2 मिनट के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं चलना। तो ये समझ लें कि ये टैप जो है वो बंद हो गया, फिर से ऑन हो गया। अब ये हर पेशेंट में यानी कुछ पेशेंट में क्यों होता है वी डोंट नो, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें जो है वो डोपामीन की ज़रूरत, दवाई की ज़रूरत जो है वो बदल गई, बड़ी नहीं है लेकिन बदल गई है। तो फिर उसमें जो है हमें दवाइयों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अक्सर जो है वो दवा की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है या कम मिकदार में देना पड़ता है, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया कौन से वक्त पे ये हुआ है। अगर सुबह 10:30-11 बजे के बीच में होता है तो फिर उस वक्त हम दवाइयों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो अगर ऑन ऑफ फिनोमेना हो रहा है तो इसमें ये ज़रूरी है कि फिर से आपको यानी डॉक्टर से ताकि रजू हो, ताकि एग्जैक्टली पता हो कि क्या हो रहा है और उसके लिए हमने क्या देना है। एक बात बताता चलूँ कि अब जो है एक नया ट्रीटमेंट आया है, वो ये डोपामीन वाला है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस रिलीज डोपामीन। आपने इंसुलिन का सुना होगा, अभी इंसुलिन पंप आना शुरू हुए हैं कंटिन्यूस में। ये देखा गया कि जिनको डोपामीन जो है वो कंटिन्यूस पंप से मिलती है उनमें ये प्रॉब्लम्स कम होते हैं।
कम होते हैं। तो ये ऑन ऑफ फिनोमेना इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको एडजस्ट करना बड़ा ज़रूरी है और जिसके में इलाज में यानी कुछ चेंजेस आ सकती है। जैसे डाइट का कितना अहम रोल है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर? हाँ, डाइट में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि जो डाइट में हम एडवाइस करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि एनी पेशेंट हु इज़ ऑन ट्रीटमेंट तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि रेड मीट नहीं खाएं, क्योंकि रेड मीट जो है ना ये डोपामीन के एब्जॉर्प्शन में खलेल करती है। हाँ, अगर आपने रेड मीट लिया और आपने जो दवाई ली है तो रेड मीट जो है वो दवाई को खा जाता है, असर कम हो जाता है। हाँ, और इसलिए जिस्म में असर कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपने नहीं लेना है, लेकिन उसकी यानी इस्तेमाल को कम से कम करें और कम से कम ये देखें कि रेड मीट की इंटेक और दवाई की इंटेक में कुछ वक्फा हो, हाँ थोड़ा सा फ़र्क हो कुछ घंटों का, ताकि असर कम से कम हो। इसके अलावा दूसरा देखा गया कि वंस यू आर डायग्नोज एज पार्किंसंस, और ये एक जनरल एडवाइस है कि ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस फूड्स जहाँ तक हो सकता है। हमारे जो फास्ट फूड्स हैं, जो केमिकल वाले फ्रूट्स होते हैं और ये सारी चीज़ रिफाइंड शुगर्स हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि ये एक प्रोसेस को बढ़ाते हैं जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, और इससे जो है बीमारी बढ़ती है। और उसके साथ साथ आप ऐसे खाना इन यानी चीज़ों को लेना शुरू किया जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ख़ास जो है कलर्ड फ्रूट्स जिसमें एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेवेनॉइड्स, तो जो ऐसी बीमारियों को यानी बढ़ने से रोकने में एक किरदार अदा करता है। उसी के साथ ये देखा गया कि जहाँ आप यानी नट्स जैसे कि अखरोट है, बादाम है, इसका इस्तेमाल जो लोग रेगुलर करते हैं और उन इलाकों में कि जहाँ इसके इस्तेमाल ज़्यादा होता है उनमें पार्किंसन की असर यानी कम होती है। तो ये कुछ डाइट्स के मशवरे हैं कि जो हम अक्सर देते हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़ास इस तरह की एडवाइस नहीं है कि इन दवाइयों से पार्किंसन बढ़ सकता है। अच्छा सर, हमने एक चीज़ देखी है जो रिहैबिलिटेशन में ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ पेशेंट्स जो है ना उनको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, बैठे हुए हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, या चल रहे हैं तो अचानक फ्रीज़ हो गए, एक जगह रुक गए, तो उनको जो है ना इनकरेज किया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है, जैसे अल्लाह अकबर बोलें तो वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस पे आप कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे कि क्या होता है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? हाँ, ये अच्छा सवाल है शाइस्ता। इसको हम कहते हैं ट्रिक मूवमेंट्स। कहने का मकसद है कि पेशेंट हिल नहीं सकता है, फिर अचानक जो है जैसे कि एक मूवमेंट है, अगर हम कहते हैं कि पाँव जो है थोड़ा सा हिलाएं या हाथ को हिलाएं तो अचानक सारे मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिक मूवमेंट। उसी तरह से जो है अगर यानी पेशेंट का आप हाथ पकड़ते हैं और फिर वो कहता है अल्लाह अकबर, तो वो यानी उसका मूवमेंट फिर से शुरू हो जाता है। तो ये ट्रिक मूवमेंट्स काफ़ी किस्म के हैं। एक जैसा कि मूवमेंट है कि अगर आप यानी वॉकर है और उसके सामने हम एक लेज़र लाइट रखते हैं और वो लाइट को फॉलो करते रहता है तो वो मूवमेंट्स उसके सही तरह से होने में आसान हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रिक मूवमेंट्स। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रिक मूवमेंट्स, और जब यानी आप रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के वक्त जाते हैं तो वहाँ फिर आपको बताते हैं कि देखिए आपके लिए ये ट्रिक मूवमेंट अच्छा है, मैंने देखा है, वो रिहेबिलिटेशन वाला कहता है कि ये ट्रिक मूवमेंट ऐसा है कि आपके लिए काम आएगा। तो अक्सर फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप ऐसे मूवमेंट्स को इस्तेमाल करें। और तो ये जैसे कि हाथ पकड़ के इस तरह से कुछ बोलना या पाँव को थोड़ा सा हिलाना या लेज़र लाइट हो सामने उसको फॉलो करना, ये सारे ट्रिक मूवमेंट्स हैं। ओके। तो सर इस पार्किंसन डिजीज़ के अंदर कोई सर्जरी वगैरह भी रिकमेंडेड है, और पाकिस्तान में इस तरह की कोई इंटरवेंशन हो रही है? हाँ, इतने सालों से लास्ट यानी 50-60 इयर्स में सर्जरीज़ बहुत सारी इस्तेमाल हुई है लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब जो है फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स एक सर्जरी कामयाब हुई है पार्किंसन में, जिसको हम कहते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये उन लोगों में इस्तेमाल हो रही है कि जो पार्किंसंस बीमारी के से मुब्तला हो काफ़ी सालों तक और दवाई के असरात अब कम हो रहे हैं। इनमें होता यह है कि ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मुख्तसर में इट इज़ लाइक अ पेस मेकर ऑफ द ब्रेन, जैसे कि हार्ट का पेस मेकर है उसी तरह से ब्रेन का पेस मेकर है। ब्रेन में वायर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स, और एक पेस मेकर बाहर लगाते हैं
और अगर पेशेंट की हरकत कम हो जाती है तो पेसमेकर ऑटोमेटिकली वो हरकत को बढ़ा देता है, अगर हरकत ज़्यादा हो गई तो उसको कम करता है। कभी कभार पेशेंट भी अपने मूवमेंट को एडजस्ट कर सकता है। और ये देखा गया है कि ये सर्जरी के बाद वो पेशेंट को जो दवा से इतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते थे उनको फ़ायदा होना शुरू हुआ है। और अभी हमारे पास ऐसा भी इंफॉर्मेशन है, 10 साल का इंफॉर्मेशन है, 15 साल का इंफॉर्मेशन है, 20 साल का इंफॉर्मेशन है, उन पेशेंट्स में कि जो सर्जरी हुई है दे हैव डन मच बेटर देन दोज हु हैव नॉट। लेकिन ये सर्जरी हर किसी के लिए नहीं है। कुछ ही पेशेंट जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हर पार्किंसन का पेशेंट इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी से पहले उसका पूरा जायज़ा होता है, जिसमें हम कहते हैं फिज़िकल, मेंटल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल। ये सारा जायज़ा होने के बाद ही तय होता है कि ये पेशेंट इज़ फिट फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। लेकिन अगर काम हो गया और कामयाब हुआ तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सही। और केयर गिवर्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए आपके क्या एडवाइस है? अब सबसे पहले तो ये ज़रूरी है केयर गिवर को समझना कि पार्किंसन का पेशेंट जो है कुछ उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो उनका कसूर नहीं है। वो अक्सर हमारे सबसे पहले जो पेशेंट की फैमिली शिकायत करते हैं कि ये इतना स्लो क्यों हो गए, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, तो यानी वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या हम पर रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है इनके यानी डाइट का तो आपने ख्याल रखना ही है और उसी के साथ साथ जो है वो घर में ख्याल रखना ज़रूरी है कि घर का माहौल ऐसा हो या घर में सिचुएशन ऐसी हो कि दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग। सेफ्टी का बहुत ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें। जैसे कि अगर घर में जैसे कि वो इंटरनेट के वायर्स लगे हुए हैं या कुछ टाइल ऊपर नीचे हैं और थोड़े से अगर स्लिप हुए तो पार्किंसन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पेशेंट गिर गया तो फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी की तरह से जो है बाथरूम में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी टाइल्स अक्सर स्लिपरी होती है और उसमें जो स्लिप प्रूफ टाइल्स है उसी के साथ सपोर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट गिरे ना। तो ये एक तो यानी फ़िज़िकल जो केयर है, दूसरा मेंटल केयर है और ये देखना ज़रूरी है कि आप केयर गिवर हो तो कभी कभार पार्किंसन के पेशेंट अपनी दवा लेना भी भूल जाते हैं, तो देखना ज़रूरी है कि उसी वक्त जो है उनको दवा सही तरह से दी जाए। एंड व्हेन द टाइम कम्स कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उनको असिस्टेंस भी देना ज़रूरी है क्योंकि वो खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली का जहाँ कोऑपरेशन होता है वहाँ देखा गया कि पार्किंसंस पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाती है। कोई ख़ास शूज़ वगैरह रेकमेंडेड है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि इनका बैलेंस बहुत ख़राब हो जाता है, चलते चलते अगर वो टर्न करते हैं तो गिर सकते हैं या चलते चलते डिसबैलेंस होकर अचानक फॉल का ख़तरा होता है। ऐसे कोई ख़ास शूज़ नहीं है, लेकिन ब्रीफली जो है ब्रीफली हमारे यहाँ जो आदत है ना, जो चप्पल पहनना ये नहीं पहनना है। यानी शूज़ जो पहनने आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं और उसको थोड़े से ब्रॉड रखने हैं ताकि जो है जब आप चलें तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे और यानी शूज़ निकले ना। उसी तरह से पेशेंट से हम कहते हैं कि जब आप चलते हो ना तो पैरों को थोड़ा सा फैला कर चलें ताकि अगर गिरने के चांसेस कम हो जाएं। तो शूज़ जहाँ तक है उसमें यानी अ गुड क्वालिटी स्पोर्ट शूज़ जो पेशेंट को गिरने से बचाए। और दूसरी चीज़ जो है शूज़ में ख्याल रखना ज़रूरी है कि पार्किंसन के पेशेंट लेस नहीं लगा सकते, तो दे शुड यूज़ वेलक्रो। तो बड़ा आसान होता है, उसको आपने स्टिक कर दिया तो उसका यानी उसकी जो प्रॉब्लम्स है कम हो जाती है। तो शूज़ के लिए ये मशवरा है कि आपको जो सैंडल्स है या चप्पल है इस किस्म से ये नहीं पहनना बिकॉज देन यू कैन फॉल। वेरी गुड क्वालिटी स्पोर्ट शूज़ हो, सॉफ्ट हो और ब्रॉड बेस के साथ आप चलें और जिसमें शूज़ में वेलक्रो हो। सही। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल के जिनको पता है या जिसकी फैमिली में पार्किंसन डिजीज़ है तो वो प्रिवेंशन के लिए कोई या आम लोग भी प्रिवेंशन के लिए कोई चीज़ें कर सकते हैं इससे? शायद जैसे मैं बताया कि वी डू नॉट नो द कॉज ऑफ पार्किंसन, हमें पता ही नहीं है, तो उसमें प्रिवेंशन के लिए कोई ख़ास मशवरा देना भी मुश्किल होता है। लेकिन अब जो रिसर्च आई है उसमें ये बताया गया है कि दोज़ हु एक्सरसाइज रेगुलरली
उनमें कम होते हैं, और जो जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना जहाँ तक हो सकता है, वो भी एक प्रिवेंटिव स्टेप्स है। जब आप यानी खाना ले आते हैं मार्केट से, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, याद रखें कि उस पर स्प्रे किया गया है, तो उसको इस्तेमाल करने से फ्रूट्स भी हो तो उसको सही तरह से वॉश करना ज़रूरी है, ताकि ये सारा जहर बाहर जो बाहर निकल आए, नंबर 1। तो यानी इन तमाम जैसे कि और जो इंसेक्टिसाइड्स है, स्प्रेज है, डिओड्रेंट्स हैं, अब ये मशवरा आने लगा है, हो सकता है कि आगे चलकर यानी इस पर और भी रिसर्च हो, तो उसका इस्तेमाल कम से कम करना, नंबर 1। नंबर 2, ट्राई टू ईट पॉजिटिव फूड्स। मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रोसेस फूड्स है, फास्ट फूड्स है, टिक्के, पिज़्ज़ा मिसाल के तौर पे जो हम इन्हें बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये जो है वो कुछ जहर पैदा करते हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, रमज़ान का महीना है, लेकिन उसमें जो इफ्तारी के वक्त जो पकोड़े हैं और ये हैं, यू सी दिस जो मार्केट में मिलता है ना, वो ऑयल बार बार इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखा गया कि अगर आप ऐसे ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते तो उसमें एक जहर बनता है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, और दिस कैन कॉज मैनी इलनेसेस इंक्लूडिंग पार्किंसंस एंड कैंसर। तो और अक्सर हमें लोग कहते हैं कि भाई यही पकौड़ा बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन इससे गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि फ़ास्ट फूड जॉइंट्स जो है ना इंटरनेशनल, वो 1-2 बार ऑयल यूज़ करके डिस्कार्ड करते हैं, और ये लोग जो है वो वही ऑयल ख़रीदते हैं उनसे, क्योंकि सस्ता मिलता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना। एंड फाइनली पॉजिटिव फूड्स, जिसमें ग्रीन यानी कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लेवेनॉइड्स, नट्स, इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा लेना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि जिससे होने के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। बाकी हम ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये करोगे तो कभी नहीं होगा, लेकिन उम्मीद ये होती है कि ऐसे करने से प्रॉब्लम्स के चांसेस कम होते हैं। सही। अच्छा, हमने आज जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, तो कोई की मैसेजेस आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि वो थिंग्स टू रिमेंबर हो, वो याद रखें? हाँ, सबसे पहले हमने अब पार्किंसंस की बीमारी के बारे में क्या है, क्या अलामात है और क्या होता है, वो बिल्कुल सही तरह से सामने बताने की हमने कोशिश की है, द वे इट इज़। अब लेकिन इसका मतलब नहीं पार्किंसंस डिजीज़ इज़ नॉट अ डेथ वारंट। यानी ऐसा नहीं है कि अक्सर जब पार्किंसन की डायग्नोसिस होती तो बड़े लोग मायूस हो जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि ये डेफिशिएंसीज़ आपकी होती है, लेकिन सही तरह से दवा लेने से, सही तरह से एक्सरसाइज करने से, सही तरह से अपना ख्याल रखने से आप लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हो, एंड यू कैन मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पार्किंसन बीमारी एक तरह से हर किसी में नहीं बढ़ती है, लेकिन जिन्होंने इन तमाम चीज़ों का ख्याल किया है विद गुड फैमिली सपोर्ट, तो उनकी ज़िंदगी में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आपको सिर्फ 1-2 मिसाल दूँ। एक तो जो हमारे बॉक्सर थे जो बड़े फेमस, मोहम्मद अली, उनकी डायग्नोसिस हुई थी पार्किंसन की 1979, और उसके बाद जो है वो एक्टिव रहे। ऑफ कोर्स यानी लाइफ बदल गई, वो बॉक्सिंग तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ही मेंटेन्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया है, उन्होंने कुछ चैरिटेबल चीज़ों की भी, एंड देन ही डाइड इन 2016, यानी 36 ईयर्स या 35 ईयर्स जो भी। तो तब तक थे, आखिरी 1-2 साल, 2-3 साल काफ़ी बीमार रहे थे। और दूसरे जो एक पर्सनैलिटी है माइकल फॉक्स। माइकल फॉक्स एक अमेरिकन एक्टर है जिनकी डायग्नोसिस पार्किंसन की हुई थी एट एज 29। ही स्टिल अलाइव एट एज 60, और उन्होंने माइकल फॉक्स फाउंडेशन शुरू किया है कि जो यानी दुनिया में पार्किंसन की रिसर्च में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रही है। और अभी भी यानी आफ्टर 30 ईयर्स वो एक्टिव है, और वो कहते हैं मुझे कभी कभार व्हीलचेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि चलें, ये काफ़ी यानी लंबे अरसे तक है, लेकिन आप मेंटेन कर सकते हो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड देन यू कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। सो डोंट लूज़ होप। और दिन पर दिन दुनिया में नई नई रिसर्चेज होती रहती है, और हो सकता है कि आगे चलकर जो है और भी इलाज हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड फाइट टू कंट्रोल पार्किंसंस। डोंट लेट पार्किंसंस कंट्रोल यू। पार्किंसन जो है उसका कंट्रोल आप पे नहीं होना चाहिए, आप पार्किंसन को कंट्रोल करें। तो इंशाल्लाह इस तरह से करोगे तो
तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबे अरसे तक सही रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीज़ सोनावाला, आपसे बहुत हमारी लर्निंग हुई और आज के सेशन में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी और उम्मीद यही है कि हम और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो अपनी जो है लाइफ को मॉडिफाई करेंगे और प्रिवेंशन की तरफ जो है वो जा सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। हमें उम्मीद यही है कि जितनी भी चीज़ें हमने आज आपके साथ शेयर की हैं आप दूसरों तक भी इसे पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगे जो कि चाहे पार्किंसन हो चाहे कोई और डिज़ीज़ भी हो तो आपको उसको ओवरकम करने में बड़ा हेल्प आउट करेगी। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।